मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन कॉलेज मेरे घर से काफी दूर है, इसलिए मुझे कॉलेज बाइक या कार से जाना पड़ता है। एक दिन मेरी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई। वह रोड पर अकेली खड़ी थी। लिफ्ट लेने के लिए उसने मेरी कार के आगे हाथ से रुकने का इशारा किया। मैंने सोचा कि शायद कोई परेशानी में है, इसलिए मैंने भी तुरंत कार को ब्रेक लगा दी। लेकिन यह क्या, वह किसी परेशानी में नहीं थी। वह तो सिर्फ मुझसे लिफ्ट चाहती थी। खैर, मैंने एक लंबी सांस ली और उसे अपनी कार में बैठा लिया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मगर ये क्या, मेरे सवाल जवाब करने से पहले ही उसने मुझ पर ही सवालों की बौछार कर दी। मैं उसके ऐसे रवैये को देखकर बहुत हैरान था और चुपचाप उसके सवालों के जवाब देता रहा, जिसका आखिर में नतीजा यह निकला कि वह कार से उतरते वक्त सिर्फ एक ही बात बोली कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मैं जिला कारागार में लेडी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हमारे घर वालों ने तुम्हारे बारे में जो भी बताया था, मुझे लगता है कि वह सब कुछ सही है। मुझे तुम पसंद हो। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान था। मेरी तो जैसे सांसें रुक रही थी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। खैर, खुद को संभालते हुए मैं भी अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाकर पता लगा कि घर वालों ने उस लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। कुछ दिन बाद मेरी उस लड़की से फिर से मुलाकात हुई, लेकिन इस बार हमारा बातें करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो मुझसे कहने लगी, अभिषेक, क्या तुम मेरे लिए कुछ वक्त निकाल सकते हो? मैं मुस्कुरा कर बोला, हाँ, कहो क्या बात है? वो बोली, तुम कल जिला कारागार चले आना। मुझे तुमसे कुछ काम है। जेल में तुमसे किसी को मिलवाना चाहती हूँ। मैंने तुरंत हैरान होकर पूछा, किससे मिलवाना है? लेकिन उसने मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड खामोश रहकर आहिस्ता से बोली, वो बस तुम कल वक्त पर चले आना, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता। मैंने पक्का वादा तो नहीं किया, लेकिन वक्त पर आने को जरूर कह दिया। मगर जैसे ही अगला दिन आया तो मैं किसी काम में बिजी होने की वजह से वहां जाना ही भूल गया, और ऐसा भूला कि कई दिनों तक वो बात याद ही ना आई। 2 हफ्ते हो चुके थे। मेरी उस लेडी इंस्पेक्टर यानी मेरी होने वाली पत्नी से किसी मौके पर फिर से मुलाकात हुई, लेकिन इस बार उसने भी कोई जिक्र नहीं किया। बातों ही बातों में अचानक मुझे ख्याल आया, तो मैंने पूछा, आप मुझे किसी से मिलवाना चाहती थी? उसने गुस्से से कहा, अभिषेक, आपके पास समय हो तब ना। मैंने अपनी भूल की माफी मांगी और माफी के बाद मैंने दूसरे दिन आने का पक्का वादा किया। वह दिन मेरे जीवन का एक दर्दनाक दिन था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। जेल पहुंचा, मंगेतर से मुलाकात हुई, चाय वगैरह पी। फिर मैडम कहने लगी, अभिषेक, आओ औरतों के कैद खाने की तरफ चलते हैं। मैं नॉर्मल सी बातें करता हुआ उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा था। कुछ हंसी मजाक भी होती रही। खैर, सब कैदी औरतें जेल खाने में बैठी हुई थी। सभी को देखने पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे हर चेहरे के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ऊपर वाले ने कोई परी जमीन पर उतारी हो। उसकी गोद में एक बच्चा भी था जो शायद 1 साल का होगा। मैंने मैडम से पूछा, मैडम, आप किससे मिलवाना चाहती हो? मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, अभिषेक, इस लड़की का नाम रीमा है। मैं तुम्हें इसी से मिलवाना चाहती हूँ जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वह बिल्कुल गुमसुम बैठी थी। फिर हम उसके चेम्बर में अंदर दाखिल हो गए। उसने धीरे से नजरें उठाई और हमारे बोलने से पहले ही बोली कि आप ही अभिषेक है ना? मैं हैरान हुआ और कहने लगा, आपको कैसे पता मेरा नाम अभिषेक है? कहने लगी, मैडम आपकी बड़ी तारीफें करती है। मैंने ही कहा था कि मुझे एक बार अपने होने वाले पति से जरूर मिलवाना, और मैडम भी मुझसे रोज वादा करके चली जाती हैं कि अभिषेक को तुमसे मिलवाने जरूर लाऊंगी। मैंने तुमसे मिलने की बहुत दुआ की है, और देखो मेरी दुआ आज कबूल हो गई। तुम मुझसे मिलने आए हो। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा रीमा, मुझे बताए, आपसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है कि जिसकी सजा इस छोटे नन्हे से बच्चे को भी भुगतनी पड़ रही है? उसने आहिस्ता से रोते हुए जवाब दिया, कत्ल के जुर्म में। मैं उसकी तरफ देख रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 25 साल थी। शक्ल सूरत से प्यारी थी, पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मैंने उससे दूसरा सवाल किया, किसका कत्ल किया तुमने?
इस बार वह खामोश हो गई। मैंने उससे फिर पूछा, बताओ किसका कत्ल किया तुमने? उसने एक लंबी सांस ली और फिर मेरी आंखों में देखकर बोली, अपने पति का। मैं उसके इस जवाब को सुनकर बहुत हैरान हुआ। इतना कहकर वो अपने बच्चे की तरफ देखने लगी, उसको चूमने लगी। अभिषेक सर, बस गलती हो गई। मैंने तुरंत पूछा, कैसी गलती? बोली, मैं बैंक में जॉब करती थी, मेरी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। मेरा पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वह बहुत अच्छा इंसान था, मेरी हर बात मानता था, मुझे समझता था, मुझे सुनता था। बस प्रॉब्लम थी तो एक ही थी, वो मुझे घूंघट के साथ रहने को कहता था। अगर बैंक जाना है तो घूंघट करके जाओ, घर से बाहर जाना है तो घूंघट करके जाओ। मेरे किसी दोस्त की कॉल आती तो मुझे डांटते थे। अभिषेक सर, मुझे उसके ऐसे व्यवहार से चिढ़ होने लगी थी। मेरा दम घुटने लगा था उसकी इन बातों से। मैं पूरे दिन की थकी हुई होती थी, उसकी बातों को इग्नोर कर देती थी। 6 महीने बाद मेरे लिए उसके साथ रहना मुश्किल होने लगा। वह बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। उसका मकसद मुझे परेशान करना नहीं था, बल्कि वो तो मुझे बुरी नजरों से बचाकर रखना चाहता था। क्योंकि आए दिन न्यूज देखता था, कभी कहीं कम उम्र लड़की की किडनैपिंग की खबर, तो कभी कहीं छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार की खबर। इस तरह की खबरें उसे बहुत परेशान करती थी। ऊपर वाले ने मुझे खूबसूरती तोहफे में दी है, जो हर किसी को नसीब नहीं होती, जिसकी वजह से घमंड मुझ में कूट कूट कर भरा पड़ा था। मैं खुद को मॉडर्न समझती थी, यहाँ तक कि मैं इतना गिर गई थी कि बैंक के मैनेजर से मोहब्बत कर बैठी थी। और एक दिन ऐसा आया कि उसके बिस्तर तक पहुंच गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी खूबसूरती का घमंड, मेरी नादानी मुझे बर्बाद करने वाली है। वो मुझसे बार बार कहता कि अपने पति को छोड़ो और मुझसे शादी कर लो, जिंदगी भर खुश रहोगी। मैं भी उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी। हम दोनों बहुत खुश थे, इसीलिए उसके बिस्तर की जीनत बनती रही। जब ये सिलसिला हद से ज्यादा बढ़ गया तो एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो उस दिन मेरे लिए केक लेकर आया था। वो मुझे कहने लगा, तुम पागल हो गई हो, इस तरह की बातें तुम कैसे कर सकती हो? उसे ऐसा कहना बहुत बुरा लगा और गुस्से से बोला, तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो और अब तलाक के लिए कह रही हो, ऐसा क्यों? मैंने उसे साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अभिषेक सर, उसने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैंने अपने आशिक को सब कुछ बताया, यहाँ तक कि उस बैंक मैनेजर के इश्क में इतनी अंधी हो गई कि हमने मेरे पति को मारने का प्लान बना लिया। वह रात को सो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने उसको भगवान को गवाह बनाकर अपनाया था। अभिषेक सर, वो नहीं जानता था मैंने उसे खाने में जहर दे दिया है। चूहे मारने की गोलियां खिलाई थी उसे। खाना खाने के कुछ टाइम बाद वो उठा और मुझे कहने लगा, रीमा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, भगवान जाने क्या हुआ मुझे। मेरा हाथ थामे वो मुझे आवाज देने लगा, मेरी नजर फट रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह खून की उल्टियां करने लगा, वह तड़पने लगा। चंद मिनटों में ठंडा हो गया। मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं अपने होने वाले पति यानी अपने आशिक को फोन मिलाने लगी, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। मैं बार बार कॉल कर रही थी पर नंबर बंद ही आ रहा था। मेरे पति की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मैं लोगों को आवाज लगाने लगी। मैंने अपने पति को अस्पताल ले जाना चाहा। मुझे एहसास होने लगा मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मेरा गुस्सा, मेरी अक्ल, मेरी समझ सब खो गया था। मेरा मॉडर्न होना मुझे पागल कर गया था। मैं किसी अजनबी की बातों में आ गई थी। सोचती थी मैं बहुत समझदार हूँ, मैं मर्द की बराबरी पर उतर आई थी। मैं फरेब में आ गई। मोहल्ले वाले मेरी चीखें सुनकर आ गए। मेरे पति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि यह अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसको जहर दिया गया है। मेरे पति का रंग नीला पड़ चुका था। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी, ऐ भगवान, यह सब ख्वाब हो। ऐ भगवान, मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। यह क्या कर दिया मैंने? मेरी हालत खराब होने लगी। मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उसी रात बताया मैं मां बनने वाली हूँ। पुलिस को अस्पताल ही बुला लिया गया। वे मेरे पति की लाश को एम्बुलेंस में डालकर ले गए। मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर सब आ गए थे।
सवेरा हो चुका था। मैं अपने आशिक को बार बार कॉल कर रही थी। फिर बैंक की एक दोस्त से पूछने पर पता चला कि वह तो रातों रात बैंक का सारा पैसा लूटकर विदेश भाग चुका है और फिलहाल बैंक भी बंद है। इतना सुनना था कि मेरे माथे पर पसीने छूटने लगे। मैं खुद को खुद ही जला चुकी थी। जी कर रहा था कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन पेट में पल रही इस मासूम जान को मारने की हिम्मत न थी। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सब मुझसे मुंह मोड़ गए, सब मुझे अपनी नफरत की आग में झोंक गए। अभिषेक सर, मैंने अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अपने बेटे को चूमने लगी, सीने से लगाकर रोने लगी। अभिषेक सर, मैंने इसका नाम अपने पति के नाम पर ही रखा है, राजेश। मैं चाहती हूँ कि यह मेरे नापाक साए से दूर रहे। इसे आप अपने साथ ले जाएं। अभी तो यह बच्चा है, लेकिन जब यह कल बड़ा होगा तो मैं इसका कैसे सामना कर पाऊंगी? मैं इसे कैसे बताऊंगी कि इसके पापा की कातिल में ही हूं? मैं उसका बच्चा तो नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि कानून की पाबंदी थी। मैं उस बच्चे का मासूम चेहरा देखने लगा। जिंदगी भर कैद का सफर है। एक गुनाह ने सब कुछ उजाड़ दिया। वह अपने गुनाह पर शर्मिंदा तो थी, लेकिन अब क्या फायदा था? उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। उसका मासूम सा बच्चा छत की तरफ देखकर खेल रहा था, प्यारी सी आवाज निकाल रहा था। मैंने उसे गोद में उठाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह नन्हे से हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। वह शायद पूछ रहा था कि मैं इस तहखाने में क्यों हूँ, या शायद मेरा फ्यूचर क्या है, या शायद यह समाज उसको किस नजरों से देखेगा। वह थोड़ी ही देर में मुझसे अटैच हो गया। माँ के पास भी नहीं जा रहा था, लेकिन वह फिर रोने लगा। शायद उसको भूख लगने लगी थी। वो खिलौना, वह झूला, वो अपनों का प्यार उसकी माँ की एक गलती ने उससे छीन लिया। मैंने रीमा के सर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें सब्र दे। और इससे पहले कि मेरी आंखों में भी आंसुओं का सैलाब बहना शुरू होता, मैं वहां से जाने लगा। इस बच्चे का रोना मेरे हर एक उठते कदमों से लिपट रहा था, लेकिन बेबस था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरे पास इससे ज्यादा कहने को कुछ भी नहीं है। आज मैं थक चुका हूं तुम लोगों को समझाते समझाते। कब जिंदगी को समझोगे? आखिर कब? अगर अपने मजहब से बगावत करोगे तो अंजाम ऐसा ही होगा। यह आशिकी तो सिर्फ 2 दिन की होती है, सिर्फ 2 पल का मजा होता है, लेकिन जिंदगी भर का साथ सिर्फ वही निभाता है जिसे हमारा धर्म, हमारा समाज जिंदगी भर का साथ निभाने के वचन भरवाकर हमारे साथ जोड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।